आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके मीडिया पर। और आज लगातार उधमपुर से जो आप रिपोर्टिंग देख रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि उधमपुर इलाके को कवर किया जाए। अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं या फिर हमारा यूथ है, क्योंकि इश्यूज़ काफ़ी सारे हैं और लॉकडाउन के चलते वो इश्यूज़ पूरी तरह से एड्रेस तो नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया की मदद से ये अच्छी बात है कि सभी लोग अपनी अपनी तरह से इश्यूज़ को एड्रेस कर रहे हैं और लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बलवंत सिंह मनकोटिया जी, फॉर्मर एमएलए पैंथर्स पार्टी से। उनसे हम बात करेंगे। मनकोटिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनकोटिया जी, उधमपुर लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। मैं पहले लॉकडाउन की बात करना चाहूँगा, उसके बाद हम कुछ और इश्यूज़ हैं उनके ऊपर बात करेंगे जो जनरल इश्यूज़ हैं जम्मू कश्मीर के, और उधमपुर के युवा भी उसके साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लॉकडाउन किस तरह से यहाँ देखा जा रहा है, हालांकि अभी 2 केसेस अभी भी पॉजिटिव हैं उधमपुर इलाके से, और क्या एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से काम कर रही है? देखिए, लॉकडाउन जो है इसका पालन मुझे लगता है कि शायद हर जगह अच्छी तरह से हुआ हो, लेकिन मुझे लगता है कि उधमपुर में बहुत बेहतरीन तरीके से लोगों ने कोऑपरेट किया है, प्रशासन का, सरकार का। जहाँ तक प्रशासन का सवाल है कि आपने कैसा काम कर रहा है, प्रशासन अच्छा काम कर रहा है और लोगों का सहयोग और प्रशासन भी उनको सहयोग दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अब लोगों के बीच में एक थोड़ा सा रिजेंटमेंट बढ़ रही है, क्योंकि अब 2-3 किस्म की दुकानें खुली हैं। जैसे पहले करियाना और जो नेसेसरी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ थी, जैसे करियाने की दुकान है, दूध की दुकान है, आपकी दवाई की दुकान है, वो खुली। अब 1.5 महीना हो गया। उसके बाद दूसरी बाकी एरियाज़ में जैसे जम्मू है या कुछ रेड जोन में भी कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे बाकी दुकानों को भी स्टेप वाइज खोलने की परमिशन दी गई। तो हमने भी प्रशासन से बात की कि कम से कम 1.5 महीने से अगर कोई दुकान बंद है, करोड़ों रुपए का दुकान में माल है, जैसे कपड़े की दुकान है, रेडीमेड की है, अगर बाई दी वहाँ कोई चूहा ही घुस गया हो और आज तक उसने तो करोड़ों रुपये तबाह कर दिया होगा। अगर हलवाई की दुकान 1.5 महीने से बंद है, अगर बेकरी की दुकान 1.5 महीने से बंद है, और या कोई दूसरी खाने पीने की आइटम जो 1.5 महीने से बंद है, तो नेचुरली अंदर बदबू होगी, सामान सड़ गया होगा और बीमारी फैलने का खतरा है। तो इसलिए हमने प्रशासन को कहा और लोगों में भी थोड़ा सा इस बात को लेकर रिजेंटमेंट है कि कम से कम अगर खोलने की परमिशन नहीं जब तक देते तो कम से कम उनको साफ़ सफाई अपनी दुकान को खोल के अंदर जाके उसको देखने की इजाज़त तो मिलनी चाहिए थी। तो इसलिए कल भी हमारी प्रशासन से बात हुई है और प्रशासन ने आज कहा है कि हम इसके ऊपर विचार कर रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप बाकियों को भी मौका मिलना चाहिए। तो हम यही कहना चाहेंगे कि प्रशासन, सरकार को पूरा कोऑपरेशन हमारे उधमपुर के पूरी जनता की तरफ से मिल रहा है। और दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि गाँव से, अब देखिए, बीमार कोई होता है तो उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमारे पंचारी का एरिया है, डुड्डू का है, लाठी का है, दूर दराज का एरिया है। अब दवाई, अब अगर आप सर्वे करेंगे, कोई घर ऐसा नहीं होगा, 90% घर होंगे, चाहे शहर हो या गांव, 90% घर होंगे जिसमें घर का कोई ना कोई सदस्य कोई ना कोई दवाई लेता है, कोई ना कोई, चाहे बीपी की लेता होगा, शुगर की लेता होगा, या कोई ना कोई दवाई लेता है। अब बताइए कि अगर एक बसंतगढ़ में रहने वाला आदमी है, एक पंचारी में रहने वाला है, कि लांदर में रहने वाला है, दूसरा चाहे लोधरा में रहने वाला है, वहाँ बिलावर के एरिया से जो हम कुछ एरिया हमारा रामनगर से टच कर, घर सामनागंज का है, तो वो कैसे पहुँचेगा? तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हमने प्रशासन को भी कहा, गवर्नमेंट को, कोई एक तरीकाकार निकालें कि कोई पैसेंजर गाड़ी उन लोगों के लिए जिनके पास कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर नहीं है, जिनके पास अपना कोई साधन नहीं है, तो कोई एक तरीकाकार निकाले, या कोई ऐसे कैंप्स मेडिकल के लगाए जाएँ, तो कोई तरीकाकार निकालें कि एटलीस्ट उन लोगों को जो पर डे जो रिक्वायर्ड मेडिसिन है वो उन लोगों को मिल सकें। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है हमारे गाँव के अंदर। बिल्कुल मनकोटिया जी, अब हम बात करते हैं जो इश्यूज़ से लोग कोरोना वायरस से हट के जूझ रहे हैं। 4G, आपकी तरफ से एक मेमोरेंडम भी दिया गया था पिछले दिनों, तब भी मैंने आपसे बात की थी। अभी तक 4G का कोई अता पता नहीं है। सिक्योरिटी की बात आपने भी की, मैं भी करता हूँ कि सिक्योरिटी सबसे पहले है, बाद में हर चीज़। अगर सिक्योरिटी का इशू कश्मीर के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में है, अगर पुलवामा में, शोपियाँ में या अनंतनाग में इस तरह का इशू है, तो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स जम्मू और कश्मीर के क्यों सफ़र कर रहे हैं? आपको नहीं लगता कि इस टाइम जो बाकी इलाके हैं वहाँ पर 4G दे देना चाहिए? बाकी अगर जिन इलाकों में डिस्टर्बेंस है, अगर वहाँ पर नहीं देते तो इससे बाकी लोग क्यों सफ़र करें? देखिए, हमने उस दिन भी बात करी थी कि एक तो गवर्नमेंट कह रही है कि अब स्कूल्स, नेचुरली अब स्कूल, मैक्सिमम स्कूल कॉलेजेस आपके क्वारंटाइन सेंटर बने हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अभी इसको महीना 15 दिन
अभी गुंजाइश है वेकेट करने की, उसके बाद गर्मियाँ आ जाएंगी, तो नेचुरली इससे लगता है कि स्कूल कॉलेजेस जो आपके हैं तो 3-4 महीने खुलने का कोई गुंजाइश बचती नहीं है। तो उसमें ऑलरेडी 1-1.5 महीने की पढ़ाई, जो 2 महीने की पढ़ाई है स्टूडेंट्स की सफ़र हुई है, तो गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि ऑनलाइन स्टडी के लिए फ़ैसला किया। तो अब ऑनलाइन स्टडी में इस युग में आपका बच्चा जब वो अमेरिका, इंग्लैंड या देश के दूसरे हिस्सों में देखता है कि वहाँ कौन सी सर्विस चल रही है, दूसरी कंट्रीज़ के अंदर 5G तक की बात चल रही है, 6G की बात चल रही है, यहाँ 2G पे ला दिया हमें, तो ये बात दुरुस्त है। सिक्योरिटी के लिए हम कंप्रोमाइज़ करने के लिए सरकार को नहीं कहते कि आप सिक्योरिटी का जहाँ थ्रेट है वहाँ कंप्रोमाइज़ करो, लेकिन आपने ठीक कहा कि जिस एरिया, जिस डिस्ट्रिक्ट में, तो ऐसा तो नहीं है कि अब जब 4G खुलेगा तो पूरे जम्मू कश्मीर में उसको लागू करना पड़ेगा, वो पूरा उसके मतलब पूरी चलेगा पूरे, तो उसमें आपके पास सिस्टम है, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रोकना चाहें, जिस डिस्ट्रिक्ट में खोलना चाहें तो खोल सकते हैं। तो जिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, चाहे आपको जम्मू में लगता है, कश्मीर में लगता है, आप लगता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट है, तो वहाँ रखिए, करिए स्लो। लेकिन जहाँ पे आपको लगता है कि पिछले 8-10 साल से कोई ऐसी वारदात ही नहीं हुई है, कोई मिलिटेंसी से रिलेटेड कोई घटना हुई नहीं है, तो उन लोगों को क्या कसूर है, उन स्टूडेंट्स का क्या कसूर है। मैं उस दिन भी कहा था कि आज कोरोना का एक बहुत बड़ा मसला है, और आज हमारे इसी के रिलेटेड आप देखते हैं कि हर 1 मिनट के बाद नई अपडेट आती है। तो हमारे जो योद्धा, जो हेल्थ डिपार्टमेंट के, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो प्रोफेसर्स हैं, या चाहे वो रिसर्च स्कॉलर हैं, तो वो लोग जो काम कर रहे हैं, चाहे वो पैरामेडिकल है, उनको कोई अपडेट लेनी हो तो 2G में इतना समय लेंगे, मतलब कोई डाउनलोड करने में कितना समय लगेगा। तो आज तो इस ज़माने में हम फिर से लोगों को वो पुराने 100 साल पुरानी बातें दिखाएंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल बहाना है, ये बिल्कुल बहाना है। सिक्योरिटी का थ्रेट, सिक्योरिटी थ्रेट है, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, वहाँ आप रोक लगाइए। लेकिन जहाँ हमारे ज़िला की बात करें, जम्मू की करें, सांबा की करें, इवन डोडा किश्तवाड़ की करें, बहुत से एरिया, इवन कश्मीर के कुछ डिस्ट्रिक्ट की बात करें, नहीं है सिक्योरिटी थ्रेट, तो वो बहाना अगर सरकार बना के सुप्रीम कोर्ट को देगी, वो गलत है, वो हम लोगों के साथ ज़्यादती है, नाइंसाफ़ी है। सर, जम्मू कश्मीर बैंक का रिक्रूटमेंट फ्रॉड, कुछ दिन पहले गवर्नर रह चुके यहाँ पर सत्यपाल मलिक जी का ऑडियो आया, आपने भी सुना होगा हमारे चैनल पे, कि उनका कहना था कि जम्मू के बच्चे सेलेक्ट हो रहे थे, इसीलिए जो यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने लिस्ट जारी नहीं होने दी। हालांकि उस टाइम वो खुद गवर्नर थे, अगर संज्ञान लेना चाहते तो उस टाइम ले सकते थे, लेकिन अब गोवा में जाके वो ये बात कर रहे हैं। और अभी भी जो लोकल लीडर्स हैं वो इसके ऊपर चुप्पी साधे हुए हैं कि अगर जम्मू को हक मिल रहा था तो क्यों इस चीज़ को स्क्रैप कर दिया गया, और पूरी तरह से जम्मू कश्मीर बैंक की नियुक्तियों को ही स्क्रैप कर दिया और अब नए सिरे से पूरी रिक्रूटमेंट की जाएगी। क्वेश्चन ये नहीं है कि गवर्नर साहब ने उसमें कहा कि कौन से लोग उसको लिस्ट को पब्लिश नहीं होने देना चाहते थे। क्वेश्चन ये है कि बेबसी कि एक वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, और उस वक्त जब कोई सरकार नहीं है, सारी पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर उनके पास है, लेजिस्लेटिव पावर उनके पास है, उस समय वो हेल्पलेसनेस शो करते हैं। दैट मीन आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि केंद्र सरकार का क्या इशारा होगा। अगर हम ये कहते हैं कि इलेक्टेड सरकार है, वो कश्मीर की ज़्यादा सुनती है, जम्मू की नहीं सुनती है, एक MLA ये बोलता है, दूसरा मंत्री ये बोलता है, चलो उनका कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो फैसला तो गवर्नर साहब ने अकेले में करना था, ज़्यादा लोगों को पूछना नहीं था। अगर वो हेल्पलेसनेस शो करते हैं, दैट मीन कि केंद्र सरकार चाहे आज की हो या पिछली हो, उनका झुकाव किस तरफ रहा है। नेशनलिस्ट लोगों को हमेशा नज़रअंदाज किया है, और नेशनलिस्ट लोगों के बलिदान के ऊपर वोट लेने वाले लोग आज फिर हमारे साथ वही पॉलिटिक्स कर रहे हैं जो पहली सरकारों ने की है। तो इसलिए हम कहना चाहेंगे कि जम्मू को हमेशा नज़रअंदाज किया है, सरकार आज की हो या पुरानी हो। तो ये जम्मू के लोग आज समझ रहे हैं, जम्मू के युवा समझ रहे हैं कि हमारा मेरिट होने के बावजूद, हम ये नहीं कहते कि अगर कश्मीर के हमारे भाई हैं, हमारा कोई माने ना माने, लेकिन हमारे लिए जो देश हित की बात करते हैं, देश के साथ चलते हैं, वो हमारे भाई हैं, उनका अधिकार बनता है, उनको मिलना चाहिए। उनके बच्चे का अधिकार काट के हमारे बच्चे को दिया जाए, इसको हम कभी कबूल नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारे बच्चे का राइट बनता है, जम्मू के लोगों ने टॉप किया उसमें, और उसके बावजूद भी आप केंद्र सरकार का डायरेक्ट यहाँ पे रूल चल रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ की उनकी लीडरशिप है, उसके बावजूद हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी होती है, इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? जवाब इसको देना होगा इन लोगों को, जो आज की सरकार में लोग हैं, जो आज भी घर घर जा रहे हैं कि मोदी जी के फंड में पैसे दे दो। आज आपके डॉक्टर्स के पास किटें नहीं है, PPE किटें नहीं है आपके पास, आपके डॉक्टर्स के पास ग्लव्स नहीं है, आपके पैरामेडिकल स्टाफ के पास सैनिटाइज़र नहीं है,
और आप कहते हैं कि हर घर में जाके आपका पैसा चंदा इकट्ठा करो, अच्छी बात है। प्रधानमंत्री उनके अकेले बीजेपी के नहीं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, पैसा मिलना चाहिए, देना चाहिए फंड में। लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट को क्या मिला बताइए ना, उस फंड में से 10 रुपये मिले। जब ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा फिर हमें किटें मिलेंगी, फिर हमें ग्लव्स मिलेंगे, फिर सैनिटाइज़र हमारे लोगों को मिलेंगे। आज देखिए हमारे टीचर्स की ड्यूटी लगी है, आज घर घर जाके हेल्थ का सर्वे कर रहे हैं, टीचर कर रहे हैं दूसरे डिपार्टमेंट के, उनके पास क्या गवर्नमेंट की तरफ से है, पैसा तो हम दे रहे हैं, लेकिन पैसा लोगों को उसमें 10-20% तो मिलना चाहिए ना, कहाँ जा रहा है पैसा। तो ये लोग मतलब हर समय पॉलिटिक्स करेंगे, हर समय पॉलिटिक्स है, कोरोना पे पॉलिटिक्स करेंगे। मतलब यहाँ भी लोगों के सेंटिमेंट के सरकार गरीब हो, भैया लोगों को भी तो दे दो ना कुछ। मतलब हर वक्त हमारी कुर्बानी लेंगे, हर वक्त हमारी गर्दन काटेंगे आप, ये चलने वाला है। ये हम साफ और सीधे शब्दों में इनको बताना चाहते हैं। लोग इस चीज़ को आने वाले समय में बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। मनकोटिया जी, SRO 202 और SRO 24, ये दोनों SROs जो हैं, अगर इनकी बात करें, SRO 202 के तहत इक्वल पे इक्वल वर्क नहीं हो रहा है और आपने इसके ऊपर आवाज़ भी उठाई है, रिवोक करने की बात की है। SRO 24 के तहत मेडिकल के जो लोग लगे हुए थे उनको निकाल दिया गया। मुझे लगता है कि इन दोनों चीज़ों के ऊपर गौर करना चाहिए। हालांकि कोरोना वायरस का नाम लेकर ये ज़रूर कहा जा रहा है कि यहाँ पर नौकरियाँ नहीं दी जा सकती, लेकिन कोरोना वायरस के चलते ही SRO 24 के मेडिकल के लोग जो है बाहर निकाल दिए जाते हैं। देखिए अगर 202 की बात करें, इसमें भी गवर्नर साहब ने अपनी हेल्पलेसनेस शो की है कि मैं करने देती थी, ठीक है ना। तो इससे भी साफ जाहिर है कि केंद्र सरकार का इसके ऊपर क्या रुख है, इससे साफ दिखता है। और जो आपने ये जो मेडिकल 24 का मेडिकल स्टाफ, जो पैरामेडिकल स्टाफ के लोगों को निकाला, देखिए अगर देश के दुनिया के किसी भी देश में देखें तो लोग यहाँ और नए एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं और लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं। इवन कि हमारे देश के अंदर आप देखें कि जो लोग रिटायर हो चुके हैं वो खुद आगे सर्विस पे, उन्होंने कहा कि हम वॉलंटरी देश के हित में काम करना चाहते हैं, देश की जनता के लिए काम करना चाहते हैं। और जो लोग काम करने, अगर भैया अगर ऐसा कोई कर रहा भी था तो अगर 2 महीने में क्या फ़र्क पड़ जाता, 3 महीने में अगर आपको इसमें फ़ैसला करना था, 3 महीने बाद रिव्यू सोच लेते आप। इस वक्त जब आप एक मतलब डॉक्टर की मतलब इतनी ज़रूरत है, एक पैरामेडिकल स्टाफ की ज़रूरत है, और हर आप यानी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाएँ, सब डिस्ट्रिक्ट में जाएँ, आप PSC में जाएँ, तो वहाँ हर जगह शॉर्टेज है स्टाफ की, और इस वक्त आप निकालेंगे। उनके साथ तो ज़्यादती है, लेकिन ये पूरी स्टेट की यूटी की जनता के साथ ज़्यादती है कि जिनको उन लोगों ने आज के इस समय में सर्विस देनी थी, वो ट्रेंड लोग थे, उन्होंने सर्विस देनी थी, उनको आपने निकाल दिया और आज धरने पे वो लोग हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये इस तरीके की जो है जम्मू विरोधी जो पॉलिसीज़ हैं, ये निंदनीय है। और आपको लगता है अभी भी क्या ब्यूरोक्रेसी में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो पहले भी जम्मू का अधिकार छीनते थे, आज भी वही चीज़ हो रही है? देखिए मैं तो एक छोटा सा मतलब एक छोटे से एरिया को थोड़ा सा रिप्रेजेंट करता हूँ। तो यहाँ के जो गवर्नर रहे हैं उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी नहीं मानती है, ब्यूरोक्रेसी नहीं करने देना चाहती है। गवर्नर चाहे जिसको मर्जी ट्रांसफ़र कर ले, जिसके खिलाफ एक्शन ले ले, मैं तो नहीं किसी को ट्रांसफ़र कर सकता ना। वो खुद मान रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी नहीं करने देती, तो मेरे मानने नहीं मानने से क्या होगा। तो ये साफ दिखता है कि ब्यूरोक्रेसी, और फिर ब्यूरोक्रेसी में केंद्र सरकार का हाथ किस कौन से ब्यूरोक्रेट के ऊपर है जो जम्मू विरोधी हैं, वो भी आप बेहतर जानते हैं। उन लोगों को आशीर्वाद मिल रहा है कि जो लोग जम्मू के खिलाफ काम करते हैं उनको ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है। तो इसलिए केंद्र सरकार से हम कहना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि हम लोगों ने 70 वर्षों में हमेशा कुर्बानी दी है, देश के लिए कुर्बानी दी है, हमने देश के लिए कुर्बानी दी है, आज भी दे रहे हैं और आने वाले समय में हम ही देंगे इस स्टेट के अंदर। अगर कश्मीर भारत का अटूट अंग रहा तो ये कश्मीर के किसी बड़े नेता की वजह से अटूट अंग नहीं रहा, ये हमारे लोगों की कुर्बानियों की वजह से अटूट अंग रहा। हम लोगों ने बॉर्डर पे कुर्बानी है, हमारी लहू की लकीरों से बॉर्डर ये सींचा है जम्मू कश्मीर का। ये किसी कश्मीर के बड़े नेता, किसी अलगाववादी नेता या दूसरे नेता की लहू की लकीरों से नहीं सींचा है, हमारी लोगों से। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हम लोगों की वजह से है। लेकिन हमारी हालात क्या है कि हमें मतलब एक पानी के नल के लिए भी झगड़ा करना पड़ता है, हमें एक दवाई की टिक्की के लिए भी झगड़ा करना पड़ता है। हर बात के लिए हम झगड़ा करेंगे। कभी ऐसा मौका नहीं आएगा कि हमें घर बैठे हमारा जो हक बनता है वो हमें मिले। कभी ऐसा मौका भी आना चाहिए ना, तो हमें लगे कि हमने इस देश के लिए हमारा जो कंट्रीब्यूशन है देश भी हमें रिकॉग्नाइज़ करता है। मनकोटिया जी, बिल्कुल एक आखिरी सवाल, टोल प्लाज़ा को लेकर आपने धरना तक दिया, नगरोटा बन टोल प्लाज़ा के ऊपर आपकी पूरी टीम ने, अभी तक टोल प्लाज़ा उसी तरह से चल रहा है। टोल प्लाज़ाज़ के रेट्स को रिवाइज्ड कर दिया गया है, एक नया टोल प्लाज़ा लखनपुर में शुरू हो गया है।
तो कोरोना वायरस के चलते ये जजिया कानून लागू किए जा रहे हैं, लेकिन जो एंटी यूथ पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, जैसे कि SRO 202 जिसके ऊपर हमने पहले जिक्र किया। क्यों ये जजिया कानून बार बार जम्मू के ऊपर लागू किए जा रहे हैं? जम्मू से लेके जवाहर टनल तक लगभग हम लोग 4 से 5 बार टोल देते हैं वहाँ तक जाने के लिए, और कश्मीर के अंदर सिर्फ अभी तक एक ही टोल प्लाजा है। आपको लगता है कि जम्मू के सिर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इसी तरह के जजिए कानून लगाए जा रहे हैं? बेसिकली मैं कोई 1.5 महीने से जम्मू गया नहीं हूँ, तो अब मुझे पता नहीं है कि अब क्या है। लेकिन जिस दिन लॉकडाउन हुआ था उस दिन मैंने स्टेटमेंट गडकरी साहब की पढ़ी थी। उन्होंने कहा हमने टोल प्लाजा हटा दिए देश के अंदर क्योंकि गाड़ी सड़क पे कोई है नहीं, तो इसलिए हटा दिए। तो अब देखे आए टोल। अच्छा, आप देखे आए। तो उसके बाद में फिर लॉकडाउन के बाद तो मैं जम्मू जा नहीं पाया, तो अब पता नहीं क्या है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, देखिए कितना मजाक है हम लोगों के साथ कि देश के इतने बड़े नेता, इतने बड़े कद के नेता, इतने बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हमारे मंत्री जी, और लॉकडाउन के बाद दूसरे दिन स्टेटमेंट देते हैं कि हमने फलां डेट तक आपका टोल कलेक्शन बंद कर दी। यार क्या मतलब हमें क्या समझते हैं आप? मतलब इतना हमें 200 साल 400 साल पुराना वो मतलब कोई गवार समझते हैं आपके? आप जो मर्जी स्टेटमेंट देंगे और आप उसके लिए हम ताली बजाएंगे? अनफॉर्चुनेट है। और फिर इसके लिए हमने स्ट्रगल करी, और स्ट्रगल का नतीजा ये हुआ कि जितनी हमने स्ट्रगल करी उतने टोल प्लाजा बढ़ते गए, उतने रेट बढ़ते गए। तो यानी कि मतलब सरकार, देखिए मैंने पहले भी शायद कहा था कि सरकार जो होती है किसी भी देश में, सरकार का रोल होता है माँ बाप का, और जनता होती है बच्चे। तो अक्सर बच्चे अपने माँ बाप के साथ जब उनको लगता है कि फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत है वो हमें मिलनी चाहिए, उसके साथ झगड़ा भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। लेकिन माँ बाप ऐसा नहीं करते कि बच्चे को मार ही देते हैं। वो कभी ऐसा नहीं करते हैं। वो डांटते हैं, माँ डांटती है, बच्चे को मारती है, पीटती है, डंडे से पीटती है, लेकिन उस मकसद से नहीं कि इसको मार ही दें, मैं नफ़रत से नहीं पीटती है, वो प्यार से कि उसकी बेहतरी के लिए पीटती है। मतलब ये सरकार हमारा इनके साथ ये हम तो इनको अपने माँ बाप का दर्जा दें सरकार, और सरकार हमें दुश्मन समझे। ये कब तक चलेगा ये? आप बताइए। जब आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने के पहले जब सांस लेते हैं, जो पेट के अंदर पहला अगर कोई दाना लेते हैं तो उसका टैक्स देते हैं हम। और सोते समय जो अगर कोई दाना लेते हैं, सड़क पे चलते हैं, सांस लेते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, हर चीज़ का टैक्स देते हैं हम। और फिर मतलब टैक्स पे टैक्स, कितने टैक्स लगाएंगे आप? और टोल टैक्स है कि लिमिट है, और हमने इनको पूरे कैलकुलेट करके बताया कि जो आपके रेट्स हैं, नेशनल लेवल पे रेट हैं। कोई ऐसी चीज़ गवर्नमेंट जो कोई चीज़ देती है तो उसका रेट तो फिक्स होता है ना, किलोमीटर के हिसाब से तो फिक्स होगा ना। ऐसा नहीं होगा कि 30 किलोमीटर में भी वही रेट लगाएंगे और 50 में भी वही डिस्टेंस कवर करने में। तो रेट तो गवर्नमेंट के हैं ना कि 1 किलोमीटर में कितना टैक्स होना चाहिए। तो उसके हिसाब से हमने जब उधमपुर वाला स्टार्ट किया सबसे पहले, तो हमने इनको बताया कि आपका रेट जो बनता है, आपका रेट तो 42 रुपीज़ बनता है उस रेट के हिसाब से। और उस टाइम भी आपने 110 रुपये चार्ज करना शुरू किया, और फिर बढ़ाते गए आप। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार, ठीक है, सरकार किसी भी देश की सरकार होगी, टैक्स के बगैर नहीं चलती। लेकिन टैक्स के नाम पे लूट खसूट हो, लूटा जाए लोगों को, ये गलत है, ये गलत है। और जम्मू के लोगों को पूरी तरह से निशाना आज भी बनाया जा रहा है इस टोल टैक्स के नाम पे। ये सारे इश्यूज़ मनकोटिया जी अनएड्रेस्ड हैं अभी तक, इनके ऊपर काम होना चाहिए। और भाजपा चाहे 2.5 साल यहाँ पर 25 MLAs के साथ रही, अभी भी MPs हैं, उनके सिटिंग MPs हैं, मंत्री पद पर हैं सेंटर में, सेंटर की डायरेक्ट कंट्रोल है यूनियन टेरिटरी के ऊपर। ये इशू सभी अनएड्रेस्ड हैं, और भाजपा सिर्फ एक ही चीज़ का बार बार गुणगान करती है, हमने जी इन नेताओं को अरेस्ट करा दिया, इन नेताओं को ये करवा दिया, वैसा करा दिया। तो वो उसी चीज़ में खुश हैं कि हमने उमर अब्दुल्ला को इतनी देर हाउस अरेस्ट रखा, हमने फ़ारूक अब्दुल्ला का हाउस अरेस्ट रखा, हमने महबूबा मुफ्ती को अभी तक बाहर नहीं आने दिया। तो ठीक है, अगर ये सब कुछ किया है, लेकिन आपको लगता है कि ये चीज़ें भी एड्रेस होनी चाहिए जो कि ग्राउंड पे होनी चाहिए? सिर्फ कश्मीरी नेताओं को अरेस्ट करा देना या हाउस अरेस्ट करा देना, क्या इससे डेवलपमेंट तो सामने कुछ आती नहीं? हाँ, देखिए, उनको ये लगता है कि ये मुद्दे बुनने से हमारा वोट बैंक इंटैक्ट रहेगा, कि हम जितना मतलब कश्मीर विरोधी करेंगे। मतलब अगर आप डिटेल में देखें, जम्मू वर्सेस कश्मीर किसने किया? अगर हमारी पार्टी तो 82 में हमारी पार्टी बनी ना। ये जनसंघ का नारा था कि कश्मीरी हमारा हक आगे। ये भारतीय जनता पार्टी बाद में बनी, लेकिन जनता पार्टी का नारा था कि कश्मीर। तो बीजेपी के जो लीडर्स थे, इन्होंने 50 साल से ये बात लोगों के जहन में भर दी कि कश्मीरी हमारा हक है। और जब इनको मौका मिला तो कश्मीरी लीडर को अपने मासी बना दिया, उसको अपने सिर पे बैठा दिया। और बार बार हमने बात करी कि आपके और उनके MLAs बराबर थे, 28 MLA थे, आपने 6 साल के लिए उसको मुख्यमंत्री बनाया। सिचुएशन अलग हो गई कि आपको सरकार गिराना पड़ी,
लोगों का आक्रोश बढ़ता गया, सरकार गिराना पड़ी। अदरवाइज़ तो 6 साल के लिए आपने मुख्यमंत्री बना दिया था। अब आप पूरी पावर उसको दिए, उसने तबाही और बर्बादी की, कि तबाही और बर्बादी करने के बाद आप उसको जेल में रखो या उसको सिर पे बैठाओ, उसके क्या फ़र्क पड़ता है। जब उसको जेल में बंद करना चाहिए था तब आपने किया नहीं। उसके जेल में नहीं बंद करते, कम से कम वो पावर्स नहीं देते जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर की तबाही हुई, जम्मू कश्मीर के अंदर गैप बढ़ा। तो कहने का मतलब ये है कि इनको ये लगता है कि ये मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे हैं। अब लोगों को खाना मिले नहीं मिले, उसको रोज़गार जाए, उसको रोज़गार मिले, उसके घर में चूल्हा जलता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बड़ा मुद्दा है, 2 हिस्सों में बांट दिया सिस्टम को और एक हिस्से को उकसाया और वोट ले लिया। तो ये बात अब चलने वाली नहीं है। अब देखिए, अब ये जो कोरोना, जब भगवान करे, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसमें हमारा देश बिल्कुल ठीक तरीके से बाहर निकले इस महामारी से, लेकिन उसके बाद आप देखना कि ये मुद्दे सारे ख़त्म हो जाएंगे, ये धर्म के मुद्दे ख़त्म हो जाएंगे, लोगों को रोजी रोटी के लाले होंगे। लोगों को पहले सबसे पहले पेट के लिए बात करनी है, कोई नहीं सुनेगा इनकी बात। तो इसलिए हम इनको कहना चाहिए कि ग्राउंड पे बात करिए, ग्राउंड पे इनके नेताओं को कहना चाहिए कि अब दिल्ली में जो आपके नेता बैठे हैं उनको ग्राउंड की रियलिटी बताइए। ये मत कहिए कि हमने फलां मंडल ने इतने लाख रुपया इकट्ठा कर दिया और अपनी टिकट आपने पक्की कर ली कि अब हमने बड़ा पैसा इकट्ठा करके दे दिया तो केंद्र वाले अगली बार टिकट मुझे दे देंगे। किस चक्कर में पड़े हो आप? बताइए कि यहाँ लोगों की प्रॉब्लम क्या है, बताइए। ये लोगों को दवाई नहीं है, गाँव के लोगों को बताइए, उनको आने जाने का साधन नहीं है। हॉस्पिटल में जाइए एक दिन आप, हमने एक एम्बुलेंस अपने लेवल पे अरेंज करी, हमारी एक NGO है, अपने लेवल पे की है, उसमें किसी से तेल नहीं डलवाते हैं। जाइए वहाँ पे देखिए, डिलीवरी के बाद 3-3 दिन तक औरतें बाहर बैठी रहती हैं, घर नहीं जा सकती। जिनको डुडू में जाना है, जिनको पहाड़ी एरिया में जाते हैं, ये तो टाउन का इलाका है, बाहर देखिए क्या हालत होगी। ये बात ये नहीं, उनके लीडर वहाँ नहीं जाते, वहाँ नहीं देखते क्या हालत है, किस मुश्किलात में लोग हैं। अब बाहर में लोग फंसे हैं, उनकी हालत, इन हेल्पलाइन नंबर आप देखिए, इनका चलने का तरीका। जिस दिन हमने हेल्पलाइन नंबर जारी किया, सबसे पहले शाम को सरकार हेल्पलाइन नंबर जारी करती है, उसके 5 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी हेल्पलाइन। यार 1.5 महीने से आपने लॉकडाउन लगा के रखा है। हम तो छोटी सी पार्टी है, हमारे पास इतना जुगाड़ नहीं है कि हम दफ्तर बनाएं, 10 लोगों को बैठाएं, कंप्यूटर लगाएं। हमारे पास इतना जुगाड़ तो है, आपके पास सारा जुगाड़ है, सरकार है। आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर जारी करने के बाद समझ आती है कि हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए। लोग जो फंसे हैं अपनी बात किसको बताएं? जो तमिलनाडु में फंसा है, रेस्टोरेंट में 6 लड़के फंसे हैं, वो बाहर नहीं जाने देते, बाहर से ताले लगाए हैं, अंदर वही जो खाना 10 दिन से बड़ा है वही खा के किसी से बात नहीं कर सकते हैं। तो उनको हेल्पलाइन नंबर, वो किससे बात करेंगे? ऐसे लोग किससे बात करेंगे? इनको 1.5 महीने बाद समझ आती है बात के हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इनके लीडर्स वो जो सुखी भाई अपनी मतलब लोगों से करवाने और सरकार की करने के चक्कर में है। ग्राउंड में ठीक है, जहाँ सरकार अच्छा काम कर रही है तो बिल्कुल हम तो खड़े होते हैं। मोदी जी का जन्मदिन पे हमने डेडिकेट किया अपना फिट इंडिया मूवमेंट को, अपनी जो आपने देखा, आपने कवर किया। तो हमें बड़े लोगों ने कहा कि पार्टी का प्रेसिडेंट है किसी पार्टी के, मैंने कहा हमारे प्रधानमंत्री हैं, जब अच्छा काम कर रहे हैं, फिट इंडिया मूवमेंट आगाज़ किया, अच्छा है, हमारे युवा फिट होंगे तो देश फिट होगा। जब अच्छा काम करेंगे ओपन करेंगे, हमें पार्टी का विरोध जितना मर्जी जलना पड़े, किसी का विरोध जलना पड़े, कोई परवाह नहीं। लेकिन जहाँ गलत करेंगे, इनके लोग गलत करेंगे तो हम उनको हमारी जिम्मेदारी बनती है। अपोजिशन होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गाली निकालो या सिर्फ चुप करके बैठ जाओ। अपोजिशन का मतलब यहाँ सरकार ठीक है तो कहो ठीक है, यहाँ गलत है तो आप नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? हमें जो भूमिका दी है, लोगों ने भूमिका दी है अपोजिशन की, तो हमारी जिम्मेदारी है वो हम भूमिका, आप देखिए कि अपनी भूमिका निभाने में हमारी 1% भी कोई कसर है, बताइए आप। लेकिन जिनको सरकार दी है तो उनकी देखो ना, 1% भी अपनी जिम्मेदारी निभाने में कहाँ कामयाब। बहुत अच्छी बात मनकोटिया साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने अपना वक्त दिया। बलवंत सिंह मनकोटिया जी बात कर रहे थे और बड़ी अच्छी बात लगी मेरे को उनकी। जहाँ पर कोई अच्छा काम करता है तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, और जहाँ पर कोई गलत काम करता है उसे ज़रूर सरकार के सामने और पब्लिक के सामने लाना चाहिए। मैं अभी कमेंट पढ़ रहा था, एक यासिर चौधरी जी हैं कोई, तो वो लिख रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए, मेरे को बोल रहे हैं। तो भाई यासिर चौधरी जी, एक बात मैं भी बोल दूं मनकोटिया जी की बात को आगे बढ़ाता हुआ, अगर सरकार अच्छा काम करती है तो मैं भी अप्रिशिएट करता हूं। 370 तोड़ा अप्रिशिएट मैंने किया। सरकार अनएम्प्लॉयमेंट में आज भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रही है तो मैं सरकार को क्रिटिसाइज़ करता हूं। तो देर आया दुरुस्त आया मैं नहीं हूं, ये आपके सोचने में फ़र्क है। और दूसरी बात, जहां पर कोई बोलेगा तिरंगा झंडे को कंधा देने वाला कोई नहीं रहेगा, तो आशीष कोहली सबसे पहले इस चीज़ के लिए खड़ा होगा जहां पर कोई इस तरह की बात करेगा। तो यासिर चौधरी जी को शायद समझ आ गया होगा। तब तक अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, हाथ वक्त पे धोया करें और सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, जेके मीडिया के लिए धन्यवाद। जय हिंद।